हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेटिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो भी प्रिंसिपल होता है जीपीएस ऑपरेशन का, जो उसके अंदर टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जैसे हमने कि दो कोड के बारे में देखा, दो फ्रिक्वेंसीज के बारे में देखा, नेविगेशन मैसेज के बारे में देखा, और हमने फॉर्मूला भी देखा कि पोजीशन कैलकुलेशन हमारे पास कैसे रहती है हमारे पास। ठीक है, उसके साथ आज हमने जो हम रिसीवर और सैटेलाइट के बीच के डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ देखी हमने। ठीक है, आज के लेक्चर में जैसे हमने पहले भी ओवरव्यू दिया लिया है हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर के सोर्सेज ऑफ एरर जो रहते हैं हमारे पास डीजीपीएस के अंदर या फिर जीपीएस ऑब्जर्वेशन के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास और कितना ज़्यादा इफेक्ट वो डालते हैं हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी। जैसा कि हमें पता है सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी जो है वो इंटेंशनली किया जाता है हमारे पास यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस के, अगर हम जीपीएस की बात करें तो। ठीक है, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी का मतलब आपको ऑलरेडी पता ही है कि ये हमारे पास क्या है, जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है उसको स्लाइटली चेंज कर देता है हमारे पास, जिससे कि एक्यूरेसी डाउन हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी फॉर सिविल जीपीएस रिसीवर्स, ये हमारे पास मिलिट्री के लिए हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी नहीं होता है। ये जो सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी होता है वो हमारे पास सिविल यूजर्स के लिए होता है या फिर कमर्शियल यूजर्स के लिए होता है हमारे पास। ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से या फिर ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी पोजिशन को कैलकुलेट नहीं कर सकें। ठीक है, तो selective availability for civil GPS receivers lead to a less accurate position determination. In this way, an inaccuracy of the position of 50 to 150 मीटर तक की हमारे पास inaccuracy देखने के लिए मिलती है अपनी position determination में। While in terms of selective availability, the position determination with civil receiver कितनी है हमारे पास, approximately 100 मीटर। लेकिन जब वो डीएक्टिवेट कर दी जाती है सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी, जैसे कि आजकल डीएक्टिवेट कर दी गई है, तो हमें कितना तक वो मिल जाता है एक्यूरेसी, वो 20 मीटर तक, और हमारे पास उससे भी कम मिल जाती है एक्यूरेसी। ठीक है, द रीजन्स फॉर सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी वर सेफ्टी कंसर्न्स। डू यू नो द टेररिस्ट शुड नॉट प्रोवाइड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ लोकेटिंग इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स विद होममेड रिमोट कंट्रोल वेपन्स। तो टेररिस्ट उसका फ़ायदा ना उठा सकें, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी हमारे पास। ठीक है, पैराडॉक्सिकली during the first Gulf War in 1990, selective availability had to be deactivated partially, as not enough military receivers were available for the American troops. 10,000 civil receivers were acquired, making a very precise orientation possible in a desert with no landmarks. तो जब हमारे पास वॉर हुआ था और जब मिलिट्री के लिए रिसीवर्स जो पी कोड को डिकोड करते हैं हमारे पास, और सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी उसको इफेक्ट नहीं कर पाती हमारे पास, वो रिसीवर्स हमारे पास कम पड़ गए थे, इसलिए हमारे पास सिविल रिसीवर्स का यूज़ किया गया, जिससे कि हमारे पास सेलेक्टिविटी को पार्शियली डीएक्टिवेट किया गया था कि एक्यूरेसी हमारे पास थोड़ी इंक्रीज हो जाए हमारे पास। तो एक सोर्स जो हो गया एरर का, वो क्या हो गया, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी हो गया। दूसरा देखते हैं हमारे पास सैटेलाइट ज्योमेट्री है। सैटेलाइट ज्योमेट्री, जैसे आपको पता है कि एफएमआरएस डेटा होता है हमारे पास कि हर एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में किस लोकेशन पर रहेगी, किस टाइम पर रहेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। और उस इंफॉर्मेशन को जो एक्यूरेसी है उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास एफएमआरएस डेटा होता है हमारे पास, एफएमआरएस एरर अगर कोई भी डेविएशन देखने के लिए मिलता है। बट ये जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ सैटेलाइट्स है। जैसे आपका रिसीवर है आपका यहाँ पर है, और आपकी सैटेलाइट्स जो रिवॉल्व कर रही हैं और जो रिसीवर के कॉन्टैक्ट्स में आ रही हैं, जिससे कि वो अपनी पोजीशन को डिटरमाइन कर रहा है हमारे पास, वो कौन कौन सी सैटेलाइट से अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर रहा है। बैड ज्योमेट्री और गुड ज्योमेट्री होती है हमारे पास। गुड बैड ज्योमेट्री मतलब कि अगर आपकी सैटेलाइट जो है वो 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारे पास, अगर इसका वो कोऑर्डिनेट्स बनाया जाए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, और ये हमारे पास साउथ वेस्ट हो गया, ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट हो गया। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। बट हम यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सैटेलाइट्स की पोजीशन है, जिससे कि वो रिसीवर अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर रहा है, अगर वो एक ही क्वाड्रेंट में रहेंगी तो उससे क्या, जो पोजीशन की एक्यूरेसी रहेगी, अपनी लोकेशन की डिटर्मिनेशन की एक्यूरेसी रहेगी, वो लो रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसका भी रीज़न अभी हम डायग्राम में देखेंगे, क्लियर समझ आ जाएगा। बट ये क्वाड्रेंट वाइज आप समझोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर यही सैटेलाइट्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस या क्वाड्रेंट्स में है हमारे पास, मान लीजिए एक सैटेलाइट यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करके वो अपनी पोजीशन निकाल रहा है, दूसरी ये, तीसरी मान लीजिए यहाँ पर है, और चौथी हमारे पास यहाँ पर है, तो इसका जो ज्योमेट्री रहेगा वो अच्छा रहेगा हमारे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में रहेगा।
अगर एक के साथ हमारे पास 4 सैटेलाइट्स, क्योंकि हमें पता है 3D पोजिशनिंग के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। तो अगर वो 4 सैटेलाइट एक ही क्वाड्रेंट में क्लोज हैं एक दूसरे के, तो वो बैड ज्योमेट्री प्रोवाइड करेगा। और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारे पास, तो वो हमारे पास गुड ज्योमेट्री होगा। कैसे इसका फायदा होता है अभी देखते हैं हमारे पास, ठीक है। तो लेट अस लुक एट द factors influencing the accuracy of the position determination in the satellite geometry. Simplified satellite geometry describes the position of the satellites to each other from the view of the receiver, ठीक है। If a receiver sees 4 satellites and all are arranged example in the northwest direction, जैसे हमने अभी देखा कि अगर क्लोज है और एक ही क्वाड्रेंट्स में है तो ये बैड ज्योमेट्री होगी। इन द वर्स्ट केस नो पोजिशन डिटर्मिनेशन इज पॉसिबल एट ऑल, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी पोजिशन को कैलकुलेट भी नहीं कर सके हमारे पास रिसीवर, ठीक है। व्हेन ऑल डिस्टेंस डिटर्मिनेशन पॉइंट्स टू द सेम डायरेक्शन, क्योंकि वो जो सैटेलाइट का और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस है वो जनरली एक ही डायरेक्शन में हमारे पास, ठीक है। इफ ए पोजिशन इज डिटरमाइंड द एरर ऑफ पोजिशंस मे बी अप टू 100 to 150 मीटर। अगर बैड ज्योमेट्री है तो हमारे पास जो एरर देखने के लिए मिलता है 100 से 150 मीटर तक का देखने को मिलता है। अगर हमारे पास चारों सैटेलाइट्स, दूसरे केस में क्या है कि चारों सैटेलाइट्स जो है आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, देन द डिटरमाइंड पोजीशन विल बी मच मोर एक्यूरेट, ठीक है। लेट अस अज्यूम द सैटेलाइट्स आर पोजिशनड इन द नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट इन द 90 डिग्री स्टेप्स। मान लीजिए चारों का है, चारों जो सैटेलाइट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में अवेलेबल है हमारे पास। द डिस्टेंसेस कैन बी मेजर्ड इन 4 डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो जो रिसीवर और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेशन रहेगा वो 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में रहेगा, रिफ्लेक्टिंग गुड सैटेलाइट ज्योमेट्री। तो वो क्या अच्छी ज्योमेट्री मानी जाती है और उससे एक्यूरेसी हमारे पास अचीव होती है हमारे पास, ठीक है। तो अब जैसे ये एग्जांपल देखते हैं और डायग्राम में देखते हैं कि वेयर द 2 सैटेलाइट्स आर इन एन एडवांटेजियस पोजीशन फ्रॉम द व्यू ऑफ द रिसीवर, दे कैन सीन इन एन एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री टू ईच अदर। तो अगर आप एक क्वाड्रेंट मानते हो, आपका रिसीवर यहाँ पर है, तो एक क्वाड्रेंट मानोगे तो जनरली ये दोनों क्या है एक दूसरे के 90 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। अब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप देखोगे ये सैटेलाइट हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में और ये हमारे पास क्या है, सॉरी ये नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास और ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, क्वाड्रेंट में। विद रेस्पेक्ट टू द रिसीवर, ये रिसीवर है जिस पॉइंट के पर अननोन लोकेशन है उसकी 3D पोजीशन निकालना है हमारे पास रिसीवर को। तो ये सैटेलाइट्स का जैसे हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस कैलकुलेशन के रेस्पेक्ट में ये एक स्फीयर बनता है, जहाँ पे पता चलता है कि हमारा लोकेशन इस स्फीयर के अंदर होगा इस सैटेलाइट से। फिर दूसरी सैटेलाइट से अपना पोजीशन इसने कैलकुलेट किया, डिस्टेंस निकाला और उसके रेडियस से एक स्फीयर बनाता है, ठीक है। यहाँ पे हम 2D की बात कर रहे हैं तो 2 सर्कल की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इससे ये पता चल रहा है कि ये हमारे पास इस जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास कोई पोजीशन अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्री हो गई कि द पॉसिबल पोजीशंस आर मार्क्ड बाय द ग्रे सर्कल्स, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ए ऑफ 2 सर्कल्स इज ए रादर स्मॉल एंड द डिटर्मिनेशन पोजीशन डिटर्मिनेशन विल बी रादर एक्यूरेट। तो जब हम मानते हैं कि सर्कुलर में हमारे पास कहीं पोजीशन है, इस सैटेलाइट के हेल्प से हमें पता चल रहा है और इस सर्कुलर पोजीशन में हमारे पास है, तो ये जो ग्रे पोर्शन है इसका इंटरसेक्शन एक तो यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे। अगर हम ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो स्काई ब्लू कलर का इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या दिखाता है कि स्काई ब्लू कलर में जितना भी एरिया कवर हो रहा है उस एरिया में हमारे पास रिसीवर की पोजीशन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। बट अगर दोनों सैटेलाइट्स की बैड ज्योमेट्री की बात करते हैं, क्योंकि ये तो गुड ज्योमेट्री अलाइनमेंट्स है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारे पास। इफ सैटेलाइट्स आर मोर or less positioned in one line from the view of the receiver, the plane of intersection of all the possible positions is considerably larger. तो जो intersection point रहता है उसका ज़्यादा रहता है, and the elongated and the thus the determination of position is less accurate. तो जैसे कि इसमें देखते हैं कि दोनों सैटेलाइट्स विद रेस्पेक्ट टू द रिसीवर एक ही क्वाड्रेंट्स में अगर लाई कर रही हैं हमारे पास, तो जिससे कि वो अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर रहा है, तो इस रेस्पेक्ट में हमारे पास इस ग्रे सर्कल में इसके हिसाब से पोजीशन है, रिसीवर की लोकेशन है, और दूसरी सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में इस ग्रे पोर्शन में। तो जब दोनों पॉइंट्स का इंटरसेक्शन आप देखोगे तो ज़्यादा एरिया जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि ये पता चलता है कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट में हमारे रिसीवर की कहीं लोकेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो जब एरिया ज़्यादा है तो उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो भी लो हो जाती है और एक्यूरेसी डाउन हो जाती है हमारे।
तो हमारे पास बैड ज्योमेट्री के केस में हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी लो होती है हमारे पास। तो सैटेलाइट ज्योमेट्री इज ऑल्सो रेलिवेंट when the receiver is used in vehicles or close to the high buildings. If some of the signals are blocked off, the remaining satellites determine the quality of position. तो जो वो डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन होता है वो भी इसी से रिलेटेड होता है कि कितने एरिया को वो कवर कर रहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कि सैटेलाइट ऑर्बिट्स कैसे इफेक्ट करता है। जैसे एफएमआरएस डेटा होता है, एफएमआरएस एरर अवेलेबल रहेगा तो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है नैनो सेकेंड्स तक हमारे पास एक्यूरेट रहती है इन केस ऑफ सैटेलाइट क्लॉक। अगर उनमें नैनो सेकेंड्स में भी कुछ एरर आता है तो हमारे पास जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है वो इनएक्यूरेट रहता है और हमारे पास जो पोजीशन डिटर्मिनेशन है वो काफ़ी लो हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था पोजीशन कैलकुलेशन फार्मूला में x1 y1 z1 x2 y2 z2 जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास सैटेलाइट्स के, 4 सैटेलाइट्स के 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास सिग्नल के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। अगर ये एक्यूरेट नहीं होंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेशन भी इनएक्यूरेट रहेगा और जो एक्स वाई जेड जो अननोन पोजीशन हम निकाल रहे थे 3D पोजीशनिंग वो भी इनएक्यूरेट निकलती है हमारे पास, ठीक है। तो सैटेलाइट ऑर्बिट्स के सैटेलाइट्स आर पोजिशन इन वेरी प्रिसाइज ऑर्बिट्स बट स्लाइटली शिफ्ट्स ऑफ द ऑर्बिट्स आर पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्योंकि मून अवेलेबल रहता है हमारे पास तो ग्रेविटी अर्थ की जो रहती है उसकी वजह से जो रहता है हमारे पास कुछ स्लाइटली वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है। जो डेटा हमारे पास मास्टर कंट्रोल स्टेशन के पास अवेलेबल है अगर उससे कुछ भी डेविएशन है, क्योंकि कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं हमारे पास मास्टर कंट्रोल स्टेशन की हेल्प से, अगर कुछ भी डेविएशन देखने के लिए मिलता है तो उसको करेक्ट किया जाता है हमारे पास। अगर कुछ डेविएशन अवेलेबल है और वो उसको करेक्ट नहीं कर पाते हैं तो जो एरर है हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेशन में वो भी देखने के लिए मिल सकता है हमारे पास, ठीक है। सन एंड मून हैव ए वीक इन्फ्लुएंस ऑन द ऑर्बिट्स, मेनली अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से वेरिएशन देखने के लिए मिलता है या शिफ्ट देखने के लिए मिलता है हमारे पास, ठीक है। द ऑर्बिट आर कंट्रोल्ड एंड करेक्टेड रेगुलरली दैट इज सेंड टू द रिसीवर्स इन द पैकेज ऑफ एफएमआरएस डेटा विद द हेल्प ऑफ मास्टर कंट्रोल स्टेशन, ठीक है। Therefore, the influence on the correctness of the position determination is rather low, the resulting error being not more than the 2 मीटर। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग एरर होता है वो 2 मीटर से ज़्यादा का नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। अगर उसको करेक्टिफाई करते रहते हैं हम टाइम टू टाइम हमारे पास मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने मल्टीपाथ इफेक्ट फर्स्ट यूनिट के अंदर भी देखा था बट आज हम अच्छे से समझेंगे, वहाँ पे हमने डायग्राम से समझा था, यहाँ पे भी हम डायग्राम से समझते हैं। तो मल्टीपाथ इफेक्ट क्या है हमारे पास कि मल्टीपाथ इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ सैटेलाइट सिग्नल। क्योंकि हमें पता है, डायग्राम देखते हैं कि ये जो रिसीवर अवेलेबल है, मान लीजिए 2 हाई रेज्ड बिल्डिंग्स के बीच में हम अपनी पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहते हैं और रिसीवर अपने लोकेशन फाइंड आउट कर रहा है, तो ये जो सैटेलाइट से डायरेक्ट सिग्नल को रिसीव कर रहा है उसके अलावा जो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट्स हो रही हैं सिग्नल हमारे पास वो रिफ्लेक्ट होके जो बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होके इस रिसीवर तक पहुंच रहे हैं वो इनएक्यूरेट डेटा है। तो ये अपनी पोजीशन इन सैटेलाइट्स जो बाद में सिग्नल रिसीव हो रहे हैं उनके रेस्पेक्ट में भी अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता है हमारे पास। अब इस रिसीवर को नहीं पता कि ये जो ट्रांसमिट होके आ रही हैं जो रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं जिनको वो सिग्नल को रिसीव कर रहा है उसमें टाइमिंग इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि ये लॉन्ग पाथ को कवर कर रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे पास रिसीवर सिग्नल को रिसीव कर लेता है और उनके बेस पे अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता है वो हमारे पे इनएक्यूरेट हो जाती है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि जो एक्यूरेसी मिलेगी वो हमारे पास जब मिलेगी जब ये डायरेक्ट जो सैटेलाइट से रिसीवर अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर रहा है, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहा है। क्योंकि ये तो हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होके जो आ रही है रिफ्लेक्ट होके वो हमारे पास इनएक्यूरेट डिस्टेंस कैलकुलेशन देगा जिससे कि एक्यूरेसी डाउन हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो मल्टीपाथ इफेक्ट है किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सैटेलाइट सिग्नल्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या है, जैसे लेक हो गया हमारे पास, हाई रेंज बिल्डिंग्स हो गई क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करते हैं यहाँ पर रेडियो सिग्नल्स को, ठीक है। इट वाज द सेम इफेक्ट दैट कॉज्ड घोस्ट इमेजेस ऑन टेलीविजन व्हेन एंटीना ऑन द रूफ वर स्टिल मोर कॉमन इंस्टेड ऑफ टुडेज सैटेलाइट डिशेज। पहले जैसे एंटीना यूज होते थे और वहाँ पर भी क्या है रिफ्लेक्शन की वजह से वो सिग्नल ज़्यादा कैरी करता था और हमारे पास उसकी वजह से घोस्ट इमेजेस या ऐसे झुर्रियाँ सी दिखती थी टीवी के ऊपर, तो वो मल्टीपाथ इफेक्ट की वजह से दिखती थी, ठीक है। सेम इफेक्ट जो है वो हमारे पास मल्टीपाथ इफेक्ट जीपीएस कैलकुलेशन में भी देखने के लिए मिलता है हमारे पास, ठीक है। फॉर जीपीएस सिग्नल दिस इफेक्ट मेनली अपीयर्स इन द नेबरहुड ऑफ द लार्ज बिल्डिंग्स और अदर एलिवेशन
द रिफ्लेक्टेड सिग्नल टेक्स मोर टाइम टू रीच द रिसीवर देन द डायरेक्ट सिग्नल। द रिजल्टिंग एरर टिपिकली लाइज इन द रेंज ऑफ ए फ्यू मीटर्स। रेंज क्या है हमारे पास? डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट्स एंड रिसीवर, जिसकी मदद से वो अपनी पोजीशन एक्स, वाई और जेड को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था मल्टीपाथ इफेक्ट। फिर हमारे पास एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। इसके अंदर दो जो लेयर्स हैं हमारे पास, ट्रोपोस्फेयर और आयनोस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, उनकी वजह से हमारे पास एक्यूरेसी इनएक्यूरेसी देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जैसे आयनोस्फेयर हो गया, उसके अंदर आयनिक चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं हमारे पास। ठीक है, जो सिग्नल हमारे पास एटमॉस्फेयर के थ्रू रिसीवर तक पहुंच रहा है, और जो लेयर्स अवेलेबल है हमारे पास आयनोस्फेरिक और ट्रोपोस्फेरिक, उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इस रेडियो सिग्नल को स्लो डाउन कर देते हैं। स्लो डाउन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी, जो स्पीड ऑफ लाइट रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से नहीं मूव करते हैं। जब हम डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं, रेंज कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास सैटेलाइट और रिसीवर के बीच में, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो जब वेलोसिटी हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, बट एक्चुअली में जो आयनोस्फेरिक लेयर है उसके अंदर हमारे पास ये जो स्पीड है वो मेंटेन नहीं रहती है हमारे पास, जिसकी वजह से क्या एक्यूरेसी डाउन हो जाती है, क्योंकि रेंज कैलकुलेशन इनएक्यूरेट हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो व्हेन रेडियो सिग्नल ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द आउटर स्पेस, देयर प्रोपगेशन इन द आयनोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर इज स्लोअर। द आयनोस्फेयर एट ए हाइट ऑफ रेंज ऑफ 80 to 400 किलोमीटर, a large number of electrons and positively charged ions are formed by the ionic forces of the sun। तो आपको सिंपली याद रखना है कि आयनोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, मेनली आयनोस्फेयर में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं विद द हेल्प ऑफ सन, जो कि आयनाइजिंग फोर्स होता है हमारे पास, जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आर कंसंट्रेटेड इन 4 कंसंट्रेटेड layers in ionosphere. These layers refract the electromagnetic waves from the satellites, resulting in elongated runtime of the signal। तो वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे इस फिगर में देखिए कि सैटेलाइट से हमारे पास सिग्नल मूव किया, और ये आयनोस्फेयर लेयर है हमारे पास, यहाँ पे वो क्या किया, रिफ्रैक्ट करते हैं। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास आयंस के, ठीक है, वो पार्टिकल रिफ्रैक्ट करते हैं इस सैटेलाइट सिग्नल को। तो जो एक्चुअली में स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो कि हमारे पास रेडियो सिग्नल होता है हमारे पास। ठीक है, रेडियो सिग्नल भी क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारे पास, जो स्लो डाउन हो जाती है और रिफ्रैक्ट हो जाती है इन द आयनोस्फेरिक लेयर में हमारे पास। ठीक है, जिससे कि जो इलोंगेटेड रन टाइम होता है, जो रन टाइम होता है वो इलोंगेट हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है हमारे पास। ठीक है, दीज एरर्स आर मोस्टली करेक्टेड बाय द रिसीवर थ्रू कैलकुलेशन। लेकिन कुछ ना कुछ एरर इसका जो है वो करेक्टिफाई किया जाता है रिसीवर के थ्रू इटसेल्फ हमारे पास। ठीक है, वो अपनी कैलकुलेशन करता है तो कुछ परसेंटेज ऑफ एरर वो एक्यूरेट कर देता है हमारे पास, लेकिन कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ एरर अवेलेबल जरूर रहता है हमारे पास। तो इस लेयर्स की वजह से, एटमॉस्फेयर की, आयनोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर लेयर की वजह से हमारे पास एरर देखने के लिए मिलता है अपनी पोजीशन कैलकुलेशन में। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, क्लॉक इनएक्यूरेसीज एंड राउंडिंग एरर्स है हमारे पास। तो जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो 4 सैटेलाइट्स है वो किसके लिए रिक्वायरमेंट है, टाइम करेक्शन फैक्टर के लिए। ठीक है, हमने देखा था पोजीशन कैलकुलेशन में एक टीसी फैक्टर था जो कि टाइम करेक्शन फैक्टर था, क्योंकि हमें पता है कि जिस टाइम पे सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है उसी टाइम पे हमारे पास रिसीवर उसको रिसीव करके अपनी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली निकालता है। तो वो जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है तभी एक्यूरेटली निकलेगी जब हमारे पास दोनों सैटेलाइट, रिसीवर की और सैटेलाइट की जो क्लॉक्स हैं वो हमारे पास दोनों सिंक्रोनाइज होंगी एक दूसरे से, बट ऐसा नहीं होता है हमारे पास। तो डिस्पाइट द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द रिसीवर क्लॉक विद द सैटेलाइट टाइम ड्यूरिंग द पोजिशन डिटर्मिनेशन, द रिमेनिंग इनएक्यूरेसी ऑफ द टाइम स्टिल लीड्स टू एन एरर ऑफ अबाउट 2 मीटर इन द पोजिशन डिटर्मिनेशन। तो वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती है हमारे पास, फिर भी हम करेक्शन फैक्टर निकालते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जो एरर देखने के लिए मिलता है वो लगभग 2 मीटर का देखने के लिए मिलता है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा जो राउंडिंग और कैलकुलेशन एरर रहता है वो लगभग 1 मीटर के करीब रहता है हमारे पास, क्योंकि रिसीवर कैलकुलेट कर रहा है, अपनी टाइम करेक्शन फैक्टर भी लगा रहा है
उसमें कुछ राउंडिंग सिस्टम भी रहता है हमारे पास, राउंड ऑफ करता होगा, तो वो हमारे पास उसकी वजह से जो एरर देखने के लिए मिलता है लगभग 1 मीटर के अप्रोक्सीमेटली देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा हमारे पास कौन सा सोर्सेज ऑफ एरर है, वो है हमारे पास रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता हमारे पास, फिर भी देख लेते हैं कि द टाइम इज अ रेलिवेंट फैक्टर इन जीपीएस नेविगेशन एंड मस्ट बी एक्यूरेट टू 20 to 30 नैनो सेकेंड्स टू एंश्योर द नेसेसरी एक्यूरेसी। जितनी एक्यूरेसी हमें चाहिए, अगर 20 से 30 नैनो सेकेंड तक हम एक्यूरेसी अचीव कर रहे हैं टाइम के अंदर, तो फिर हम अपनी एक्यूरेसी को अचीव कर सकते हैं। देयरफॉर द फास्ट मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट देमसेल्फ नियरली 12,000 किलोमीटर पर आवर जो रिवॉल्व कर रही हैं अपने ऑर्बिट के अंदर, उस स्पीड को मेंटेन करना, और हमारे पास उसके रेस्पेक्ट में अपने रिसीवर जो है वो सिग्नल को रिसीव करके अपनी पोजीशन डिटरमाइन कर रहा है, उसके लिए हमारे पास जो टाइम इन्फॉर्मेशन है वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। इफ़ यू हैव डील्ड विद द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यू मस्ट नो दैट टाइम रन स्लोअर ड्यूरिंग वेरी फास्ट मूवमेंट्स, क्योंकि हमारे पास क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है, तो c इंटू टी इज इक्वल टू डी। तो जब डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं और ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास टाइम जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो बात हो रही है वो हमारे पास है डिस्टेंस, हमारे पास जो सैटेलाइट्स का है अर्थ सरफेस के ऊपर से, वो हमारे पास मेंटेन्ड है 20,200 किलोमीटर पर रिवॉल्व कर रही है हमारे पास। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस कांस्टेंट है और हमारे पास स्पीड जो है वो हाई है, ठीक है, हम स्पीड ऑफ लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पीड बात कर रहे हैं जिस पर सैटेलाइट्स मूव कर रही है हमारे पास 12,000 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। तो जब स्पीड हमारे पास इंक्रीज है और अर्थ की जो है वो हमारे पास जो रिवॉल्यूशन है वो हमारे पास डिफरेंट स्पीड पर है हमारे पास, तो दोनों के बीच का जो स्पीड वेरिएशन है उसकी वजह से हमारे पास रिलेटिविस्टिक जो टाइम डायलेशन है वो देखने के लिए मिलता है हमारे पास, क्योंकि दोनों चीज़ें रिवॉल्व कर रही है हमारे पास, सैटेलाइट भी अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है और अर्थ भी अपने ऑर्बिट एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है हमारे पास, रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है हमारे पास अर्थ जो है, तो जिसकी वजह से रिलेटिविस्टिक जो टाइम डायलेशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो हमने देखा कि सैटेलाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 किलोमीटर पर आवर पे मूव करती हैं हमारे पास, ठीक है। तो फॉर सैटेलाइट्स मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 3874 मीटर पर सेकेंड क्लॉक्स रन स्लोअर व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। अगर हम अर्थ से उसको देख रहे हैं तो वो स्लो दिखती हैं। दिस रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन लीड्स टू एन इनएक्यूरेसी ऑफ टाइम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7.2 माइक्रो सेकेंड्स पर डे, जिसकी वजह से हमारे पास जो टाइम वेरिएशन है, टाइम में एरर देखने के लिए मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 7.2 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। देयर इज अनदर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट विच इज नॉट कंसिडर्ड फॉर रूटीन पोजिशन डिटर्मिनेशन बाई जीपीएस कॉल्ड सैग्निक इफेक्ट। सैग्निक इफेक्ट में क्या है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इफेक्ट इज वेरी स्मॉल एंड कॉम्प्लिकेटेड टू बी कैलकुलेटेड एज इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द मूवमेंट, देयरफॉर इट इज ओनली कंसिडर्ड इन स्पेशल केसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ एरर थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास गेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एरर्स जो है हमारे पास जीपीएस सिस्टम्स में आयनोस्फेरिक इफेक्ट से जनरली 5 मीटर का देखने के लिए मिलता है, शिफ्ट्स इन द सैटेलाइट ऑर्बिट्स 2.5 मीटर का, क्लॉक एरर्स ऑफ द सैटेलाइट्स क्लॉक 2 मीटर का, मल्टीपाथ इफेक्ट की वजह से 1 मीटर तक का एरर देखने के लिए मिलता है, और ट्रोपोस्फेयर या फिर आप कह लीजिए एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास, उसमें 0.5 मीटर का देखने के लिए मिलता है। कैलकुलेशन और राउंडिंग एरर्स में जनरली 1 मीटर तक का एरर देखने के लिए मिलता है। ये क्या है, इनएक्यूरेसी है हमारे पास जो पोजीशन डिटर्मिनेशन में हमारे पास, ठीक है। तो किसकी वजह से, कौन से सोर्स की वजह से कितना मीटर तक का एरर हमारे पास पोजीशन डिटर्मिनेशन में देखने के लिए मिलता है, ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं हमारे पास, ठीक है। समरी देखते हैं पूरे यूनिट की, सेकंड यूनिट की, तो रिवीजन हो जाएगा हमारे पास। जैसे हमें पता है जीपीएस के हमारे पास ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि रेडियो सिग्नल का यूज करके जनरली 3D पोजीशन निकालना है तो आपको 4 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास, तो उससे आप अपनी पोजीशन या फिर वेलोसिटी या टाइम इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। तो पूरा अच्छे से देख लेते हैं कि जीएनएसएस इज ए स्पेस बेस्ड रेडियो पोजिशनिंग सिस्टम दैट इंक्लूड्स 1 or more satellites constellations
जीएनएसएस क्या एक सिस्टम है जो एक या एक से ज़्यादा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस रखता है हमारे पास, ठीक है। ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ऑगमेंटेड एज नेसेसरी टू सपोर्ट द इंटेंडेड ऑपरेशन, दिस प्रोवाइड 24 आवर 3 डायमेंशनल पोजिशन। 24 आवर का है कि आप किसी भी टाइम पीरियड पे और किसी भी अर्थ सरफेस की लोकेशन पे आप अपनी 3D पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो हमारे पास विद द हेल्प ऑफ जीपीएस, ठीक है, क्योंकि वो फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी रखता है। दिस प्रोवाइड 24 आवर 3 डायमेंशनल पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम इंफॉर्मेशन टू सुटेबली इक्विप्ड यूजर्स एनीवेयर ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब आप स्पेस में भी निकाल सकते हो। इट इज ए जेनरिक term covering a number of existing and planned constellations of satellites together with supporting infrastructural systems used for determining positions across the globe। तो आप पूरे अर्थ सरफेस पे, पूरी कंट्री पे, या फिर आप अर्थ के ऊपर कहीं पर भी आप अपनी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग और प्लान कॉन्स्टलेशंस ऑफ सैटेलाइट्स है जिसकी हेल्प से हम अपनी पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। They are coordinated with data communication methods such as radio or the internet, playing key role in the operation of powerful integrated information management and control systems with a diverse range of applications affecting many parts of national and regional economies। और हमें पता है कि जीएनएसएस का जो है वो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आजकल उसका यूज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जीपीएस कंप्राइजेज 3 मेन कंपोनेंट्स, 3 सेगमेंट देखे थे हमने, स्पेस, कंट्रोल और यूजर सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने ऑलरेडी देखा था कि सीपीएस सैटेलाइट कंटिन्यूसली ट्रांसमिट अ माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल कंपोज्ड ऑफ 2 कैरियर्स, 2 कोड्स एंड ए नेविगेशन मैसेज। तो हमें पता है कि 2 कोड कौन कौन से देखे हमने, सी/ए कोड देखा और पी कोड देखा हमारे पास। उसके अलावा 2 कैरियर फ्रिक्वेंसीज देखी, L1 और L2 हमारे पास, ठीक है। तो व्हेन यू स्विच ऑन अ जीपीएस रिसीवर, इट पिक्स अप द जीपीएस सिग्नल थ्रू द रिसीवर एंटीना। वंस द रिसीवर एक्वायर्ड द जीपीएस सिग्नल, इट विल प्रोसेस इट यूजिंग इट इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन कैलकुलेट करता है हमारे पास, ठीक है। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर रहता है जीपीएस रिसीवर के अंदर। द आउटकम ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ अ डिस्टेंस टू द जीपीएस सैटेलाइट थ्रू द डिजिटल कोड्स एंड द सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स थ्रू द नेविगेशन मैसेज। नेविगेशन मैसेज के अंदर कोऑर्डिनेट डेटा रहता है और हमारे पास डिजिटल कोड की हेल्प से वो सूडो रेंज, मतलब कि डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हमारे पास सैटेलाइट और रिसीवर के बीच में, ठीक है। सिंपल सा ऑपरेशन देखा था हमने। डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन किसके अंदर रहती है, नेविगेशन के मैसेज के अंदर। और नेविगेशन मैसेज 2 कोड जो है, जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे ब्रॉडकास्ट होते हैं हमारे पास, वो सिग्नल के अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, जिससे रिसीवर अपने आप रिसीव करता है और अपनी इनबिल्ट सॉफ्टवेयर की हेल्प से प्रोसेस करके अपनी पोजीशन डिटरमाइन करता है हमारे पास, ठीक है। इफ़ यू नो द डिस्टेंस टू द 3 पॉइंट्स रिलेटिव टू योर ओन पोजीशन, यू कैन डिटरमाइन योर ओन पोजीशन रिलेटिव टू दोज 3 पॉइंट्स। जब हमें किसी भी 3 पॉइंट से अपनी डिस्टेंस के पता है तो हम उससे क्या रिलेटेड अपनी पोजीशन XYZ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है हमारे पास, ट्राइलेटरेशन कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल रहता है जीपीएस ऑपरेशन का वो ट्राइलेटरेशन बेस्ड रहता है हमारे पास, ठीक है। ट्राइलेटरेशन, ट्राइएंगुलेशन नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइलेटरेशन की बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको ट्राइलेटरेशन अच्छे से याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास गेट एग्जाम में, ठीक है। जीपीएस सैटेलाइट ट्रांसमिट 2 टाइप्स ऑफ रेडियो सिग्नल, सी/ए एंड पी कोड। ऑलरेडी देखा है, सी/ए कोड और पी कोड के बीच का जो डिफरेंस था वो भी हमने अच्छे से देखा है, ठीक है। जीपीएस पोजिशनिंग सर्विस सी/ए कोड के थ्रू मिलती है और पीपीएस जो मिलती है वहाँ पर पी कोड की हेल्प से मिलती है, ठीक है। देर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एरर इन द जीपीएस डेटा विच हैव बीन डिस्कस्ड इलेबोरेटली। तो हमने आज की जो लेक्चर में देखा वो क्या देखा, मेन सोर्सेज ऑफ एरर देखे, जो जीपीएस डेटा के अंदर एरर इंट्रोड्यूस करते हैं उसके सोर्सेज देखे। उसके अलावा हमने क्या देखा कि जो कितना मीटर तक की हमारे पास इनएक्यूरेसी या फिर एरर देखने के लिए मिलता है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एरर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड यूनिट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि जीपीएस की सर्विंग टेक्निक्स के बारे में रहेगा। जीपीएस सर्विंग टेक्निक्स के बारे में हमने स्टैटिक देखा था, हमने RTK देखा था। उसके अलावा हम 3 और देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन गेट एग्जाम में देखे हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स हुए हैं, 3 बार हो चुका है पेपर, और अब हमें आइडिया हो गया कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हमारे पास। तो हर एक यूनिट इम्पोर्टेंट है और इस पूरे लेक्चर सीरीज में आपको गेट एग्जाम से के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इसके अंदर नहीं कराया हुआ होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आपको, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं,
आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।